नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेयर गुरुजी चैनल में। तो साथियों, इस वीडियो में आपके लिए जीके का एक बहुत ही अच्छा चैलेंज लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन बताऊंगा। तो 25 में से आपको मेरे आंसर देने से पहले उनके आंसर गेस करना है, ठीक है। 25 में से अगर आपके 23 आंसर सही होते हैं तो मतलब आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके इस चैलेंज में 23 क्वेश्चन सही हो पाते हैं या नहीं हो पाते, ठीक है। मैं आंसर बताऊँ उससे पहले आपको अपना आंसर गेस करके नोट डाउन कर लेना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबाएं ताकि आप किसी वीडियो का अपडेट मिस ना करें। आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। तो साथियों, वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा पर नहीं है। चार ऑप्शन है यहाँ पर, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है, ठीक है। आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो साथियों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन चौथा। उड़ीसा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है वो आपके उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, ठीक है। तो साथियों, अगर आपका आंसर सही है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और लास्ट में 25 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद नीचे कमेंट में बताइए कि आपके कितने सही होते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की सीमा आपके उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं लगती, बाकी इन तीनों राज्य की सीमा जो है वो आपके उत्तर प्रदेश से लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। इसमें आपका दिया है कि एक सींग वाले गेंडे इन राज्यों में पाए जाते हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से किन राज्यों में एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, दूसरा पश्चिम बंगाल एवं असम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश एवं असम, ये चौथा है आपका पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही बताना है कि कौन से वो राज्य हैं जहाँ पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। तो साथियों, आपने अपना आंसर गेस कर लिया होगा। मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा। एक सींग वाला गेंडा वो है आपका पश्चिम बंगाल और असम दोनों राज्यों में पाया जाता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन दूसरा रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पौधे को नाइट्रेट आयनों की आवश्यकता क्यों होती है। पौधे को नाइट्रेट आयनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? चार ऑप्शन है आपके सामने कि प्रोटीन तैयार करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है शर्करा तैयार करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है आपका वसा की तैयारी के लिए, चौथा ऑप्शन है आपका सेलुलोज तैयार करने के लिए। इन चारों में से आपको सही बताना है कि पौधे को नाइट्रेट आयनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो साथियों, आपका सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा। मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा। पौधे को नाइट्रेट आयनों की आवश्यकता प्रोटीन की तैयारी करने के लिए पड़ती है। तो आपका ऑप्शन पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ एपीजे अब्दुल कलाम का देहांत हुआ था। तो एपीजे अब्दुल कलाम का देहांत कौन से राज्य में हुआ था? चार ऑप्शन है आपके सामने, असम, शिलोंग, मिजोरम या बांग्लादेश। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वो स्थान है जहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई थी, ठीक है मित्रों। तो साथियों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। शिलोंग में एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई थी। और नीचे आप कमेंट करके ये भी बता दीजिए कि कौन से सन में हुई थी, और अगर आपको पता है तो ये भी बताइए किस डेट को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि इंडोमिटेबल इंडोमिटेबल जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? इंडोमिटेबल स्पिरिट, ठीक है। इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? चार ऑप्शन है, दिलीप कुमार, तुषार गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम या अरुंधति राय। इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। इंडोमिटेबल पुस्तक स्पिरिट पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन तीसरा रहेगा। ये जो पुस्तक लिखी गई वो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा। आई होप आपने इसका सही आंसर गेस किया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि दुनिया की छत किसे कहा जाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, तो आपको बताना है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है। अल्प्स पर्वत को, एंडिज पर्वत को, हिमालय पर्वत को या पमीर का पठार को। काफ़ी इजी क्वेश्चन है साथियों। लगभग जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की उनको 100% इसका आंसर पता होगा। तो आई होप आपको भी पता होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन चौथा होगा। पमीर का जो पठार है उसे क्या कहा जाता है? दुनिया की छत कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कागज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। कौन सा ऐसा राज्य है यहाँ पर कागज का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। दोस्तों, काफी कॉमन क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा। पश्चिम बंगाल जो राज्य है यहाँ पर कागज सबसे ज्यादा उत्पाद किया जाता है। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा, ठीक है साथियों। अभी तक आपके कितने आंसर सही हुए उस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए कि आपको आगे कितने आंसर सही करने। एटलीस्ट आपको 23 तो सही करने ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका है कि संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 8वें महासचिव के बारे में बात की गई है। संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? वान की मून, कोफी अन्ना, बुतरस बुतरस घाली,
या जेवियर पेरिस डी क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 4 नाम दिए हुए हैं, तो आपको इनमें से बताना है कि जो थे संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे। इन चारों में से आपको बताना है। तो साथियों काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहला रहेगा। बान की मून जो थे वो संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इंफोसिस कंपनी के संस्थापक कौन है? इंफोसिस कंपनी के फाउंडर कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सुनील मित्तल, सचिन बंसल, शिव नादर या एन आर नारायण मूर्ति। इन चारों में से आपको सही आंसर बताना। ये भी काफ़ी इजी और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन चौथा, नारायण मूर्ति जो है वो इंफोसिस कंपनी के संस्थापक है। तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विषम का चुनाव कीजिए। यहाँ पर 4 दिए, तो इनमें से आपको विषम का चुनाव करना है। तो साथियों आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, गेस कर लीजिए। मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा, मेघालय हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है वो क्या है? कैपिटल्स हैं, और ये एक स्टेट है। मेघालय एक स्टेट है। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है? आपकी कैपिटल्स हैं। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन तीसरा। इसमें क्या है? ऑड वन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप असामान्य है? मतलब इनमें से कौन सा ब्लड है जो रेयरेस्ट है? ठीक है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप आपको बताना है कि कौन सा है। ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव। इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर मैं बता देता हूँ क्या होगा। आई होप मैं आपने इसका सही आंसर गेस किया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन पहला, ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। ये काफ़ी रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। ठीक है, सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट, ए बी नेगेटिव। चलिए अगला प्रश्न। अगला ये प्रश्न है आपके सामने, तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो तानसेन का मकबरा कहाँ है? 4 ऑप्शन है, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन या फिर मुरैना। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सी जगह है यहाँ पर तानसेन का मकबरा स्थित है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन पहला, ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। और नीचे कमेंट में बताइए कि तानसेन जो थे वो किसके समकालीन थे? ठीक है, मतलब किस शासन के दरबार में थे? तो आपका सही आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन पहला, ग्वालियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तुतः किस ताल बात के नाम का अर्थ मिट्टी का बना है? ठीक है, मतलब कि किस वाद्य यंत्र का जो है अर्थ क्या होता है? मिट्टी का बना होता है। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मृदगम, सितार, तबला या एक तारा। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि किसका अर्थ होता है मिट्टी का बना। तो साथियों सही आंसर क्या रहेगा मैं बता देता हूँ आपका। ऑप्शन पहला हो जाएगा, मृदगम का जो अर्थ होता है उसका अर्थ क्या होता है? मिट्टी का बना होता है। ठीक है, ये एक ताल वाद्य यंत्र है, इसका अर्थ होता है मिट्टी का बना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि जावेद अख्तर को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला? तो जावेद अख्तर को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म के लिए मिला था? ठीक है, तो जावेद अख्तर एक कहानीकार है, तो आपको इन चारों में से बताना है वो कौन सी पिक्चर की कहानी है जिसके लिए जावेद अख्तर को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। ऑप्शन है शोले, जंजीर, सिलसिला या फिर दीवार। तो साथियों आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा, जंजीर फिल्म के लिए जावेद अख्तर को सबसे पहले फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। ठीक है, सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 2, जंजीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह रहा आपका अगला प्रश्न कि सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किस राजवंश काल का नमूना है? जो सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ लेख है वो किस राजवंश के काल का नमूना है? ऑप्शन है गुप्त, मौर्य, माया या फिर कुषाण। काफ़ी इजी और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? मौर्य काल का। ये किस काल का उदाहरण है? ये आपका मौर्य काल का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जोबट हथनी नदी में से एक सिंचाई नहर है। जोबट हथनी नदी एक सिंचाई नहर है, दाहिने किनारे पर स्थित सहायक नदी है। मतलब कौन सी नदी की सहायक नदी है आपको ये बताना है। ठीक है, हथनी नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो साथियों आपको बताना है कि हथनी किस नदी की सहायक नदी है जो दाहिने किनारे, उस नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ताप्ती, नर्मदा, सोन और यमुना। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर आप गेस कर लीजिए। मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका नर्मदा नदी। हथनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, VSNL मोबाइल पहले किस नाम से जाना जाता था? VSNL के जो मोबाइल है उनको पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है MTNL, शेलवन या ब्रीफ सम नाइस लाइन। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है। तो दोस्तों ये तो काफ़ी इजी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा। मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा सेलवन। सेलवन जो था VSNL का
जो मोबाइल थे उनको पहले BSNL के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चार ऑप्शन है, शिवाजी राव मेहता, जीवराज मेहता, UN देवर, चिम्मन भाई पटेल या केशु भाई पटेल। ठीक है, इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा साथियों? गुजरात के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे जीवराज मेहता। जीवराज मेहता जो थे गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जीवराज मेहता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यह रहा आपका अगला प्रश्न कि मुखर्जी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मुखर्जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, चार ऑप्शन है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। तो साथियों आई होप कि आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा, क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तमिलनाडु। ठीक है, जो मुखर्जी राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पर स्थित है? आपके भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन पहला तमिलनाडु। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल मैच की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका सही ऑप्शन साथियों ये रहा है 5, 6 ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा, आपके चार ऑप्शन ये रहे 6, 7, 5 और 8। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन तीसरा रहेगा, बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? राजीव गांधी स्टेडियम जो क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बेंगलोर, पुणे, रांची या फिर हैदराबाद। तो साथियों सही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपका हैदराबाद। राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? आपका हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है? किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। कानपुर, नागपुर, नासिक या फिर मुंबई, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा वो शहर है जिसे ऑरेंज सिटी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन दूसरा रहेगा, नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि यूनानियों ने इस फसल को सिघोन के रूप में उल्लेखित किया है, जो कि शब्द सिंध से व्युत्पन्न है। यह फसल कौन सी है? तो साथियों ऐसी कौन सी फसल है जिनका यूनानियों ने सिघोन के रूप में उल्लेख किया है? ठीक है, चार ऑप्शन है, चावल, गेहूं, कपास या ज्वार। तो इनमें से आपको बताना वो कौन सी फसल है। तो साथियों ये आपका क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन तीसरा, कपास वो फसल है जिसको यूनानियों ने सिघोन के रूप में उल्लेख किया है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि अक्सर वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहलाने वाली नदी कौन सी है? वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहलाने वाली नदी आपकी कौन सी है? कावेरी, महानदी, कृष्णा या फिर गोदावरी। तो साथियों काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सही, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, और नीचे कमेंट में बताइए कि दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुल बेटिंग जलीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? जलीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? इसके विषय में आपने न्यूज़ में भी काफ़ी सुना होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन पहला, तमिलनाडु। जलीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? ये आपके तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है। तो साथियों ये थे आपके 25 प्रश्न। आपको नीचे कमेंट में बताना है कि आप 25 में से 23 का आंसर दे पाए हैं या नहीं दे पाए। ठीक है, अगर दे पाए तो बहुत अच्छा, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। नहीं दे पाए तो आपको और मेहनत की आवश्यकता है। आपको इसी तरीके के वीडियोस हर एक सब्जेक्ट के ऊपर रेगुलर मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।